विधानसभा के कई गांव में आप दौरा कर रहे हैं, किस तरह के कार्यक्रम रहने वाले हैं, किन परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन आपकी तरफ से किया जाए? देखिए, आज संवाद प्रोग्राम करीबन एलनाबाद के हल्के के 7 गांव में रखा है और यहाँ हमारे साथ हमारे छोटे भाई मीनू बेनीवाल जी भी हैं और सभी ग्रामवासी हमारे जो चुने लोग हैं, हमारी पंचायतें, पंच साहिबान, सरपंच साहिबान, समिति के लोग हैं, सदस्य हैं, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, जिला परिषद के सभी गाँव का डेवलपमेंट कैसे हो, ये सरकार की सोच है। और आज करीबन 30 करोड़ रुपए के शिलान्यास और उद्घाटन करने का काम किया, जिसमें कम्युनिटी सेंटर मुख्यतः 5 या 6 बिल्डिंगें जो बनने जा रही हैं। एक बड़ा परिवर्तन जो गांव के डेवलपमेंट के आने वाले समय में आप लोगों को नज़र आएगा। ये कम्युनिटी सेंटर हमारी सरकार की सोच थी कि जो हम चौपाल भी समाज के लिए मैं मान सकता हूँ आवश्यक है, लेकिन सभी कम्युनिटी एक जगह है। एक ये भव्य बिल्डिंग जिसमें हमारे यहाँ है, इसको मैरिज प्लेस के रूप में भी हम यूज़ कर सकते हैं, एक छोटा मिनी सेक्रेटेरिएट के रूप में भी, एक मिनी सेक्रेटेरिएट गांव का आप इसको कह सकते हैं। ये व्यवस्था परिवर्तन है और ये व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए हमारी चौपालों की जहाँ ज़रूरत है चौपाल नहीं बने, लेकिन उसके साथ साथ ये कम्युनिटी सेंटर बने। इसी प्रकार आपने पॉइंट देखा होगा, आज से पहले की सरकारों में इनकी तरफ ध्यान नहीं था। गाँव में जो टोटल हरियाणा प्रदेश के 18,000 समथिंग पॉइंट हैं, उसमें से 11,800 पोल्यूटेड हैं। पहले फेज में हमने करीबन 3900 पॉइंटों को उठाया है और हमारी सरकार ने और अधिकारियों ने, मैं उनके अधिकारियों को भी इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने 4000 पॉइंटों को इस पिछले जो बजट सेशन है इसमें हमने धरातल पर उस काम को लेकर आने का काम किया है। कुछ 100% जैसे आपने देखा होगा 8-9 सुविधाओं के साथ कंप्लीट हो गए हैं। इसमें घूमने का ट्रैक भी बना है, सीटिंग भी बनी है, सोलर लाइट भी लगी है, प्लांटेशन भी हुई है, डिसलीजिंग भी हुई है, डी वाटरिंग भी हुई है। जो गाँव के अंदर एक ये कहूँगा इन पानी के बहराव की वजह से एक नरक की ज़िंदगी जो हमारे ग्रामवासी जीने में के लिए मजबूर थे, उससे निजात दिलाने का ये हरियाणा सरकार ने काम किया है। इसी प्रकार ई लाइब्रेरी की अगर बात करें, जो स्कूलिंग के बाद बच्चों को बाहर कोचिंग के लिए जाना पड़ता था, एक बड़ा बदलाव कहूँगा हरियाणा प्रदेश ने, बड़ा फैसला कहूँगा लेने का काम किया। जो पुरानी बिल्डिंगें जो खंड रोड लग रही थी, 4000 बिल्डिंगों को चिन्हित करके 3000 जो फिजिबल पाई गई, 1200 में हम लाइब्रेरी की रेनोवेट कर चुके हैं और 800 के आसपास जिम और शायद 500 या 600 के आसपास जो महिला संस्कृति भवन। और जो फैसला हरियाणा सरकार ने लिया, मुझे फ़ख्र है कि उस फैसले को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में लागू करने का काम किया। ये ऐसी हरियाणा प्रदेश की सरकार की जो सोच थी और जो गांव के अंदर शहरीकरण के भाषण दिए जाते थे, उस भाषण को हकीकत में बदलने का काम अगर किया है तो हमारी सरकार। सर, लोग जो मिले आपसे, किस तरह की डिमांड लोग कर रहे हैं गाँव में, समस्याएँ क्या बता रहे हैं? देखिए, कई जगह पीने के पानी की समस्याएँ आई हैं। कुछ यहाँ इस एरिया में हमारे जो सिंचाई का पानी है उनकी डिमांड आई है। जो हमारे आर्चभाया बोल देते हैं छोटी नहर को, उनको रेनोवेशन किया है, वो कुछ मांगे उनके बात आई है। गांव के अंदर डेवलपमेंट के लिए फिरनियों की बात आई है। गांव में शमशान घाटों के अंदर रस्तों की बात आई है, उसमें उनको दुरुस्त किया जाए। पार्क कम व्यायामशाला की बात आई है। तो इस तरह से जो 9 सूत्रीय कार्यक्रम सरकार एक एजेंडा लेकर चली है, लगभग सभी मांगे वही गाँव वासियों की तरफ से, ग्राम पंचायतों की तरफ से दी गई हैं और उनका फंड हम जल्दी से जल्दी गांव में भेजकर इन मूलभूत सुविधाओं से हमारा हर गांव लेस हो, उसका हमारा प्रयास है। सिरसा कॉटन में सुंडी है, गुलाबी सुंडी ज़बरदस्त है और किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं। क्या देखिएगा, आपने पिछले तो सरकार की अभी हमारे शायद स्टेटमेंट जारी हुई है, उसको पोर्टल को खोला गया है, अगले 1 या 2 दिन में शायद खुलने जा रहा है। तो मैं भी अनुरोध करूँगा आपके माध्यम से, जहाँ नुकसान हुआ है आप पोर्टल क्षतिपूर्ति पोर्टल पर उस नुकसान को दर्ज कराने का काम करें, उसकी भरपाई करने का काम सरकार करें। अभी आपकी 25 तारीख को सीकर में रैली हुई, आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, कई महिलाओं के बयान आपने सुने कि हमें झूठ बोलकर वहाँ ले गए, खाटू श्याम लेके जाएंगे, सालासर लेके जाएंगे। देखिए, हमने दर्शन भी कराए, खाटू श्याम जी के भी मत्था टेका, सालासर भी मत्था टेका और उसके बाद रैली का भी सभी लोगों ने आनंद लिया। एक अच्छी रैली में कह सकता हूँ हमारी पार्टी के द्वारा करने का काम किया गया। और एक राजस्थान में तो जननायक जनता पार्टी ने हमने मिलकर यहाँ सरकार बनाई थी, प्रदेश को आगे बढ़ाने में काम किया। आने वाले समय में हम तो राजस्थान के लोगों से भी अनुरोध करके आए हैं कि आप एक मौका दें, यहाँ का भी जो ताला है वो हमारी चाबी से खोले। हम तो इसी उम्मीद के साथ लोगों के बीच में फैसला जनता ने लेना है, वो क्या करेंगे वो समय बताएगा। एलनाबाद की बात करें, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जो भी धनखड़, वो भी एलनाबाद में 15 प्रमुख सम्मेलन वो कर रहे हैं। आज एलनाबाद हल्के में आप भी यहाँ दस्तक दे रहे हैं, तो बीजेपी जेजेपी इनेलो के गढ़ में आखिर अचानक ये गढ़ किसका है? गढ़ कोई रजवाड़े हैं? लोकतंत्र है, जनता का हक है, जिसको वो सत्ता देना चाहती है, जिससे लेना चाहती है उनका राइट है। ये गढ़ खत्म हो गया, लेकिन कोई गढ़ नहीं है। लेकिन लगातार जीते डेवलपमेंट के लिए एक गाँव में 35 डिमांड आती। ये जो 35 एक गाँव में ग्रामवासी डिमांड कर रहे हैं, अगर वो जीतते हैं तो इसका मतलब उन्होंने अपनी सीट पे
ईमानदार से काम नहीं किया। मैंने तो आके यहाँ महसूस किया कि यहाँ पर रहे हुए जो सत्तासीन लोग रहे हुए हैं, यहाँ एक एक गांव में आप देख, मैं आपको डिमांड लेटर दूंगा गांव की तरफ से, 35 मांगे एक गांव में से आ रही है, कुछ भी नहीं किया हुआ गांव के अंदर। जो विकास कार्य हैं इस सरकार में, जो गठबंधन सरकार बनी, जो फंड 3-3, 4-4, 5-5 करोड़ रुपये गाँव में भेजने का काम किया, हमने किया है। और जो और मांग हम स्वीकार करके गए वो हम करके गए हैं। मुझे नहीं लगता, और जो आपने ओम प्रकाश धनखड़ जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश लिखी गई, वो पार्टी का अपना कार्यक्रम है, वो चला हुआ है, वो अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। और हमारी जननायक जनता पार्टी अपना संगठन अपने हिसाब से अपने आप को मजबूत करेंगे। अभी बंद से आपने खुद बोला कि जो पहले जिनकी यहाँ सरकारें रही हैं या फिर जो जीतते रहे हैं, उन्होंने प्रदेश को लूटने का काम किया, घर भरने का काम किया, विकास नहीं किया, लेकिन उन्हीं के परिवार से डिप्टी सीएम दूसरी टर्न हुई आपकी सरकार में। देखिएगा, हमने नई पार्टी बनाई और वो तो स्टूडेंट थे, उसके बाद निकल कर आए अलग से। अब आज ये एलिगेशन पे तो नहीं लगा सकते ना, वो तो अपना एक नई सोच के साथ प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं। ये बात पहले जिन्होंने किया होगा, जनता पहले भी हिसाब ले लिया, वो कहाँ खड़े थे आज कहाँ खड़े हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और आने वाला समय 2024 का चुनाव जनता को शीशे की तरह क्लियर हो गया है कि कौन काम चाहता है और कौन अपनी जेब भरना चाहता है। काम करने वालों को लोग मौका देंगे और जेब भरने वालों को लोग बाहर का रास्ता दिखाएंगे। ये आरोप दुष्यंत चौटाला पर अभय चौटाला लगा रहे हैं वो कि 4 साल में लूटा है सिर्फ। वो मैं बताता हूँ, वो मेरे लिए मेरे बड़े भाई, लेकिन वो फ्रस्ट्रेट है जो मैं महसूस करता हूँ। लेकिन ये अबे लगाना है तो प्रूफ देना। कोई भी किसी के लिए कुछ भी बोल देता है, या तो आप एविडेंस दें और सरकार अपना काम कर देगी। ऐसे किसी को बिना मतलब वजह के एलिगेशन एक सम्मानित पद पर बैठे आदमी को नहीं लगाना। मंत्री जी, एक सवाल है जी, जिस तरह से कप्तान मीनू बेनीवाल जी ने इलाहाबाद में कार्य किया, ऐसा सरकार सोच रही थी कि ऐसे लोगों को पूरे हरियाणा में आगे लेकर आए, उस पर कितना काम हुआ है? देखिएगा, ये अपनी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। मीनू भाई हैं आज से नहीं, बहुत पहले से ये सेंट्रल लाइफ के को अपनी मेहनत से प्राप्त कर चुके हैं। हमारे जैसे लोग जो राजनीति में आए, आज एक व्यवस्था परिवर्तन के लिए ईमानदार लोगों की राजनीति में जरूरत है। लेकिन आप जो ये रजवाड़ों में परिवारवाद में बंधे रहोगे तो प्रदेश आगे नहीं बढ़ेगा। जो राजनीति का व्यवसायीकरण हुआ है उसको सेवा में बदलने की आज जरूरत है। प्रेरणा मिली है और लोगों को? बिल्कुल मिलेगी, टुहाना से नहीं मिली। कहीं ना कहीं यहाँ बढ़ने में टुहाना का भी सहयोग है, ऐसी और जगह भी मिली हुई है। ऐसे ऐसे नौजवान आगे आ रहे हैं। जरूरत है इन लोगों की अपना सुख छोड़ के जनता के सुख के लिए भी चिंता करें। एक नर सेवा नारायण सेवा, अगर परमात्मा के मंदिर में जाके उसके चरणों में झुकने से ज़्यादा अगर आप किसी ज़रूरतमंद परिवार के किसी एक सब परिवार के भी काम आ जाते हैं तो समझ लीजिए कि आपको चारों धाम की यात्रा आपकी होगी। उस सोच के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। इसी कड़ी में आखिरी सवाल है, कप्तान बेनी बहनवाल आपके दोस्त हैं, 2024 में क्या चुनाव लड़ेंगे? वो फैसला इनका होगा और मैं तो कहूँगा इनको लड़ना चाहिए। ठीक है, सवाल